समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। भारत में कला चिंतन की, कला विमर्श की 5,000 वर्ष की कम से कम सुदीर्घ समृद्ध परंपरा रही है। और जिसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, उसको लेकर चिंतन मनन कला शास्त्र के अंतर्गत, कला विमर्श के अंतर्गत किया जाता रहा है। पश्चिमी विद्वानों की यह भ्रांत धारणा है कि भारत में सौंदर्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। सौंदर्य शास्त्र नाम से पृथक शास्त्र की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं पड़ी, क्योंकि सारा जीवन सुंदर है। प्रत्येक शास्त्र परंपरा, प्रत्येक ज्ञान परंपरा में सौंदर्य है। जो चीज हमारे भीतर रमी हुई है, उसको हम अपने से अलग करके नहीं देखते हैं। सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनके भीतर सौंदर्य नहीं है, जिनमें सौंदर्य समाया हुआ नहीं है। हमारे यहाँ तो ईश्वर परम सुंदर है, जगत परम सुंदर है, परम पावन है। इसलिए सौंदर्य का शास्त्र अलग से हमने नहीं बनाया। पर उस सौंदर्य का अनुभव कैसे हो और कैसे रचना सौंदर्य की जाए, इस पर गहरा विमर्श हमने किया। सौंदर्य शास्त्र नाम से शास्त्र की जरूरत हमारे यहाँ नहीं इसलिए है कि हर शास्त्र में, हर विषय में, हर कला में, हर साहित्य विधा में सौंदर्य भिदा हुआ है, समाया हुआ है। मैक्स मुलर ने पश्चिमी विद्वानों में सबसे पहले यह कहा था कि भारतीयों में सौंदर्य बोध की कमी है। उन्हीं के पथ का अनुगमन करते हुए बाद के पश्चिमी विद्वानों ने कुछ तो शरारतन, कुछ अज्ञान और कुछ मूर्खता के कारण इस बात को बार बार दोहराया कि भारत में सौंदर्य शास्त्र नहीं है। यह अव्वल दर्जे की मूर्खता की बात है। जिस देश में सबसे समृद्ध सौंदर्य चिंतन, कला चिंतन की परंपरा हो, उसके बारे में यह कहना यह अज्ञान विजृंभित ही हो सकता है। बोसांको साहब ने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एस्थेटिक्स नामक किताब तैयार की, जो बड़ा मानक कार्य माना जाता है। उन्होंने उन्होंने यह लिखा कि भारत में तो कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है। सारे देशों के सौंदर्य शास्त्र पर उसमें प्रविष्टियां आ गईं, भारत के उस पर नहीं है, यह कहते हुए कि यहाँ पर कोई सौंदर्य शास्त्र था ही नहीं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रबल प्रतिवाद बोसांख्य के इस अज्ञान विजृंभित कथन का किया। तत्पश्चात, उसके कुछ पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो संपूर्ण भारतीय कला विमर्श में आलोडन विलोडन करते हुए, उसमें गहरा गोता लगाते हुए, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद शीर्षक पुस्तक में, कालिदास की लालित्य योजना अपनी इस अद्भुत पुस्तक में, तथा अन्यान्य अपने निबंधों में भी भारतीय कला चिंतन के बारे में खूब विचार किया। आनंद कुमार स्वामी, कपिला वात्स्यायन, हिरियन्ना, ये बड़े विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय कला चिंतन पर, जिसको एस्थेटिक्स वो लोग कह रहे हैं, वहां भी एस्थेटिक्स पहले नहीं था। वहाँ फिलॉसफी के भीतर विचार किया जाता था कि सौंदर्य का अनुभव कैसे होता है। हमारे यहाँ दर्शन में क्यों विचार हम करेंगे अलग से कि सौंदर्य का अनुभव कैसे होता है? दर्शन में जो कुछ अनुभव होता है वह परम सौंदर्यमय है, उसको अलगा करके हम नहीं देखते हैं। सौंदर्यानुभूति और अद्वैत और पर ब्रह्मानुभूति, आनंदानुभूति, शैवानुभूति, ये सब अलग अलग हैं ही नहीं। इसलिए आज के वक्तव्य में मैं संक्षेप में प्राचीन भारतीय कला विमर्श का किंचित उपोद्घात मात्र करूंगा। और इसमें मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि कामसूत्र में जो 64 कलाएं बताई गई हैं, वे कौन कौन सी हैं। ललित विस्तर में 86 कलाएं बताई हैं। प्रबंध कोश आदि ग्रंथों में 72 कलाएं बताई हैं। शुक्र नीति में 64 कलाएं ही बताई गई हैं। पर वात्स्यायन ने कामसूत्र में जो क्रम बताया है, उनसे कुछ क्रम संख्याओं का भेद शुक्र नीति में हो गया है। हम यहाँ पर वात्स्यायन की जो सबसे प्राचीन सूची है और जो मानक सूची है 64 कलाओं की, उसके संबंध में विचार संक्षेप में करेंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहाँ जहाँ उसके बारे में कुछ टिप्पणी की है, उनका भी हम सूचना ग्रहण करेंगे, तथा प्रबंध कोश और ललित विस्तर में जो भेद है, उस पर भी हम विचार यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यशोधर ने विचार किया है कामसूत्र की अपनी टीका में, कामसूत्र के प्रख्यात टीकाकार हैं यशोधर, और उनकी जयमंगला टीका अपने आप में शास्त्र विमर्श का सुंदर ग्रंथ है। यशोधर ने जो 64 कलाएं वात्स्यायन ने बताई हैं, उनको 4 वर्गों में बांटा। मैं यशोधर के इस वर्गीकरण से कतई सहमत नहीं हूं। और 64 कलाओं में इतनी विविधता
और इतनी सौंदर्यमयी कलाएं हैं, और जनजीवन से, व्यवहारिक जीवन से, काम धंधों से, रोजगार से जुड़ी हुई कलाएं हैं। तो यह विभाजन यशोधर का है। उन्होंने कहा कि कर्माश्रय कला पहला विभाजन, पहला वर्ग बना, उसमें संगीत नृत्य आदि आते हैं। द्यूताश्रय क्रीड़ात्मक कलाएं जो हैं, वो दूसरा वर्ग बना। तीसरा शयनोपचारिका, जो प्रेमी और प्रेमिका के संसर्ग से संबद्ध हैं। और चौथा वर्ग उत्तर कला, प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा प्रेमी के लिए की जाने वाली प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज ऑफ द बिलवेड टू द लवर। ऐसे चार वर्ग उन्होंने बनाए। मुझे यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और इसमें तो तीसरा और चौथा, उसमें केवल कामशास्त्र संबंधी ही कलाएं आ गई, जबकि कामशास्त्र संबंधी कलाओं की संख्या तो बहुत थोड़ी है 64 कलाओं में। अभी हम देखेंगे सीधे सीधे जो कामशास्त्र से जुड़ी हुई है। 73 अर्थ में तो काम सारी सर्जना का मूल है। तो सारी सर्जनाएं, सारी कलाएं, सारा साहित्य, सारी कविता, जो कुछ मनुष्य रचता है संसार में, गीत नृत्य वाद्य, सभी काम से उपजते हैं। सर्जना की इच्छा, सर्जना की प्रेरणा यदि काम है। लेकिन यहाँ तो प्रेमी प्रेमिका के बीच एक उपचार, पहले किए जाने वाले उपचार और बाद में किए जाने वाले उपचार, ये दो वर्गों में आपने दो, चार में से दो वर्ग इनके रख दिए। तो आधा थोड़े ही 64 कलाओं में से इसके बारे में है, बहुत थोड़ा सा सेक्स के बारे में कहीं कुछ है। बाकी जो 64 कलाएं हैं, वो जीवन को उन्नत उदात्त बनाने वाली, भव्य बनाने वाली, जीवन को व्यावहारिक बनाने वाली कलाएं हैं। वो सीखना चाहिए। इनका उपयोग आज हम कैसे कर सकते हैं और किया जा रहा है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये 64 कलाएं जो वैदिक काल से हमारे यहाँ बड़ी संपन्न परंपराएं, कला, ये शिक्षण की और कला विमर्श की, दोनों की, कला का गुरुकुलों में कलाओं का व्यवहारिक शिक्षण हो, इसकी भी व्यवस्था, और उन पर शास्त्रीय विमर्श हो, इसकी भी व्यवस्था। तो जब हम जीवन में, व्यवहार में उपयोग करते हैं तो कला हो जाती है। उसकी सैद्धांतिकी पर हम चर्चा करते हैं, उसके सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं, तो विद्या हो जाती है। संगीत, जब हम राग, भैरवी राग में निषाद भी कोमल होगा, धैवत भी कोमल होगा, ऋषभ भी कोमल होगा, उसका स्वरूप बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, तो यह संगीत शास्त्र हुआ। उसी को कोई गायक मंच पर गाता है तो संगीत कला का अभ्यास वह कर रहा है। ये दोनों, विद्या और कला, एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। शुक्र नीति में यही दोनों में बहुत थोड़ा सा एक बारीक अंतर की रेखा की गई है कि जो सैद्धांतिकी है, वह शास्त्र जो है, वह तो विद्या है। और जो प्रयोग है उसका व्यवहार में, चाहे किसी व्यवसाय के लिए हो, चाहे अपने उपयोग के लिए हो, वह कला हो जाती है। और यह जो 64 कलाएं कामसूत्र में प्रतिपादित हैं, उन पर मैं संक्षेप में विचार करूंगा। पहला है गीतम, या गान जिसको कहते हैं। गायन शब्द तो संस्कृत में नहीं बनता है, जहाँ तक मेरी व्याकरण की जानकारी है। यद्यपि नाट्यशास्त्र में गायनः और गायनी, ये सिंगर और सॉन्गस्ट्रेस के लिए, गायक और गायिका के लिए भरत मुनि ने उपयोग किया है। पर नाट्यशास्त्र में अपाणनीय प्रयोग अनेक है। तो गीतम, या गीत जिसको वोकल म्यूजिक कहते हैं, वो पहली कला है। दूसरी कला वाद्य या वादन है। वाद्य हम सभी जानते हैं, जो भी कला शास्त्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, या नाट्यशास्त्र में, संगीत शास्त्र में, कि तत्, आनद्ध या अवनद्ध, घन और सुशिर, ये चार प्रकार के वाद्य होते हैं। तत् तंतु वाद्य हैं, वीणा, तानपुरा, सितार आदि। अवनद्ध या आनद्ध, जो मड़े हुए, अवनद्ध का अर्थ ही मड़ा हुआ होता है, चमड़े से मड़े हुए वाद्य, जैसे मृदंग, पखावज, तबला आदि। ड्रम्स जितने हैं, डमरू भी उसमें आ जाएगा, पांगो भी उसमें आ जाएगा। घन ठोस धातु के बने हुए वाद्य, जैसे मंजीरे, झांझ। सुशिर, जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं, बांसुरी, शहनाई, ट्रम्पेट इत्यादि। और शुक्र नीति में वाद्यम दूसरे ही क्रम पर है, पर लक्षण जो किया है, अनेक वाद्य विकृति तद्वादने ज्ञानम। अनेक प्रकार की वाद्यों की जो विकृतियां, माने विविध प्रकार की रचनाएं हैं, इसका अर्थ आचार्य प्रसाद द्विवेदी ऑर्केस्ट्रा से लेते हैं। बैंड जो एक है, उससे आशय यहाँ मानते हैं, क्योंकि अलग अलग वाद्यों को बजाने की कलाएं फिर आगे गिनाई गई है। तीसरी कला नृत्य है। शुक्र नीति में पहली कला 64 कलाओं में गिनाई गई है।
और हाव भावादि संयुक्त नर्तनम, यह उसका लक्षण किया है। हाव और भाव से युक्त नर्तन करना नृत्य है। तो नृत्य या नर्तन और नृत्य, इनमें शुक्राचार्य अंतर करते हैं। और प्रथम जो शारीरिक विकार है वह हाव है, उसी का मन में प्रतिफलन होना भाव हो जाता है। हाव और भाव और हेला, इन नाट्यशास्त्र में 22वें अध्याय में शारीरिक विकारों के अंतर्गत बताए गए हैं। इन सब का इन सब का व्यवहार में नृत्य में अभिव्यक्त करता हुआ इनको जब नृत्य करता है तो यह नृत्य कला हो जाती है। ललित विस्तर में गीत वाद्य और नृत्य को अलग अलग कलाओं में परिगणित न करके नाट्य नाम से 42वीं कला बताई है। नाट्य में सभी कलाएं आ ही जाती है, नृत्य वाद्य संगीत गान सभी आ जाती है, तो उन्होंने नाट्य के अंतर्गत इनको समाहित कर लिया है। आलेख्य चौथी कला है, चित्र बनाना इसका अर्थ है। कालिदास ने भी आलेख्य शब्द का प्रयोग किया है मेघदूत में और अन्यत्र भी। और प्रसिद्ध शब्द है आ उपसर्ग लिख धातु में लगाने पर चित्र बनाना, यह अर्थ उस धातु का हो जाता है। ललित विस्तार में इसे रूप कर्म कहा गया है। सुंदर शब्द है रूप, यह भी सौंदर्य शास्त्र का शब्द है। एक बात इसमें यहाँ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि अंग्रेजी में तो ब्यूटी से मिलती जुलती या संगीत, ब्यूटी या सौंदर्य के जो पर्याय हैं वे इन्हें गिने ही हैं। मैंने एक बार एकत्र करने का प्रयास किया तो 10 या 15 तक होते हैं, जबकि ये जो संस्कृत है इसमें लगभग 100 शब्द ऐसे हैं जो सौंदर्य की पेरी फेरी में, सौंदर्य की परिधि में, सौंदर्य के पर्याय के रूप में हमारे ललित कला शास्त्र में और नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। सौंदर्य शब्द बल्कि कम प्रयोग में आता है। रमणीयता है, चारुता है, मनोहारिता है, रूप है, प्रतिरूप है, ऐसे सैकड़ों शब्द हैं और उनके अलग अलग भिन्न भिन्न उनके आशय हैं। तो ये संपन्न है हमारे यहाँ का जो सौंदर्य शास्त्र है। पांचवी कला विशेषक छेद्य है, विशेषक तिलक को कहते हैं। और कालिदास ने भी विशेषक शब्द का प्रयोग तिलक के अर्थ में किया है। प्रत्याख्यात विशेषक कुरबक, कुरबक का जो फूल है उसने सुंदरियों की जो तिलक रचना है उसको धता बता दी है, उसका तिरस्कार सा कर दिया है अपने सौंदर्य के कारण, यह कालिदास कहते हैं। और विशेषक अच्छेद्य के पर्याय के रूप में यशोधर कहते हैं कि पत्रच्छेद्य इसका पर्याय है। पत्रच्छेद्य का अर्थ किंचित भिन्न हो जाता है। ब्रह्मचारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका अर्थ किया है कि भोजपत्र को काटकर तरह तरह की सुंदर आकृतियों की रचना करना। ललित विस्तर में भी पत्रच्छेद्य नाम से 25वीं कला बताई है, वहां 25वें क्रमांक पर है ललित विस्तर में जो 86 कलाओं की सूची है। और यह पत्र रचना प्राचीन भारत की साज सज्जा में, देह के सौंदर्य प्रसाधन में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कलात्मक अ, अ, चेष्टा रही है, प्रवृत्ति रही है। और इस पर बहुत सामग्री मिलती है। अनेक कवियों ने पत्र रचना का, कालिदास आदि ने वर्णन किया है। तो चाहे तिलक से आशय लें जो कि प्रसिद्ध है विशेषक शब्द तिलक के अर्थ में, अथवा जैसा यशोधर और हजारी प्रसाद द्विवेदी आशय लेते हैं वो पत्र रचना के अर्थ में इसका अभिप्राय लें। छठी कला तंडुल कुसुम बलि विकारा, यह है तंडुल या चावल और कुसुम फूल, उनसे बलि विकार, पूजा के लिए तरह तरह की आकृतियां। विकार का अर्थ सुंदर आकृति से यहाँ है। विकार और विकृति दोनों शब्द विशिष्ट कृति, उसके अर्थ में कालिदास ने भी प्रयोग किया है। मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवित मुच्यते बुधई, मरण प्रकृति है और जीवन विकृति है, जीवन सौंदर्य है, विशिष्ट कृति है। तो यह है जिन चावलों से फर्श पर रंगोली बनाई जाती थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उन्हें कई तरह के रंगों से रंग लिया जाता था, उससे सुंदर रंगोली बन जाती थी। यह रंगोली की कला है, छठी कला। सातवीं कला पुष्पास्तरण है, फूलों की सेज बिछाना। फूलों की सेज बिछाई जाती थी, रईस लोग भी पुष्पशैया पर सोते थे। और सुहाग रात में, सौभाग्य रात्रि में, वर वधू के पहली मिलन की जो रात्रि है उसमें भी फूलों की शैया बिछाई जाती है। और शुक्र नीति में 5वें नंबर पर यह है, और शय्यास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनम।
यह इसको उन्होंने लक्षण किया है कि जो बिस्तर है वो बिछाना और बिस्तर में फूलों की मालाओं से सज्जा करना, यह उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और जो बिस्तर है वह फूलों को धागों से सिल कर के बनाया जाए, तो फिर पुष्पशैया ही हो जाएगी, बड़ी कोमल होगी। फूलों को धागों से सिल कर के यदि शैया बनाई जाएगी और देवताओं की जो सेज बनाई जाती है, श्रीनाथ जी की और अन्य देवताओं की, उसमें भी पुष्पास्तरण का काम लिया जाता है। 8वीं कला दशन वसनांग रागा है। दाँत, कपड़े और शरीर को रंगना। यह दाँत भी रंगे जाते थे प्राचीन काल में और भारत के बाहर अन्य देशों में भी मैंने देखा कि थाईलैंड में प्राचीन काल में जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, वो दाँतों को कई रंगों में रंगती थीं। तो यह भी एक कला भारत में और भारत के बाहर के प्राचीन संस्कृति वाले देशों में प्रचलित रही है। अब बहुत सारे हमारे अभ्यास प्रतिमान बदल गए हैं सौंदर्य के, तो दाँतों के ऊपर रंग चढ़ाना तो अच्छा नहीं माना जाता है। और तांबुल भी अब हमारे नागरिक जीवन से लुप्त सा ही हो गया है, बनारस आदि नगरों को छोड़ दें तो अन्यत्र। और तांबुल भी एक बड़ी कला है, पान के बीड़े बनाना। ये जो 64 कलाएँ बताई हैं वात्स्यायन ने, इनमें इसीलिए बाद में शास्त्रकारों ने अनेक कलाएँ और जोड़ी। यह बड़ा रोचक विषय है, 64 ही क्यों हों, 86 ही क्यों हों, 72 ही क्यों हों? और अधिक हो सकती हैं, 200 250 गिना सकते हैं और जीवन में जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे कलाओं की संख्या भी बढ़ती है। नवीं संख्या मणिभूमि का कर्म है। और द्विवेदी जी ने यशोधर के आधार पर इसका अर्थ लिया है कि ग्रीष्मकालीन विहार के लिए मरकत आदि पत्थरों से जो है वह फर्श बनाना, मोज़ाइक भी इसको कहते हैं। 10वीं कला शयन रचन है, शैया बिछाना है, बिस्तर लगाना, ये अपने आप में कला है, जो होटलों में भी जो होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, उसमें ये सिखाया जाता है। 11वीं कला उदक वाद्य है, जलवाद्य भी इसको कहते हैं। तो पानी को इस तरह से बजाया जाए कि तबले की मुरज वाद्य की ध्वनियाँ उसमें से निकलें। मुरज या पक्षवाद्य, पखावज जिसको कहते हैं, उसकी ध्वनि निकले। तो यह हमारे यहाँ तो जो मुरज वाद्य, पखावज या मृदंग बजाने की कल्पना है, वह पानी जो पेड़ों के पत्तों पर गिरा, उसी से स्वाति ने मृदंग के स्वरों की कल्पना की, ऐसा भरतमुनि नाट्यशास्त्र में बताते हैं। तो पानी की धाराएँ संगीत रचती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बारिश बारिश की बूँदें टपकती हैं, उससे जो संगीत होता है, धाराओं में पानी बहता है, नदियों पर, छत पर भी यदि पानी गिरेगा, तो अनोखा संगीत उसमें जो होता है, तो वैसा संगीत पानी की धाराओं से उत्पन्न किया जाए, ये उदक वाद्य, जलवाद्य में आएगा। मैं इसका एक अलग अर्थ लेता हूँ और वह भी संभाव्य है, विचार करना चाहिए कि पानी से ही वाद्य बनाए जाते हैं। एक जल तरंग वाद्य होता है, अब धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है, दुर्लभ वाद्य हो गया, पर मैंने तो इसको बचपन के दिनों में जो संगीत सभाएँ होती हैं, उसमें जल तरंग अवश्य रखते थे। उसमें बहुत सारे चीनी मिट्टी की प्यालियाँ अलग-अलग आकार की, उसमें पानी भर कर के और 2 डंडियों से उनको बजाया जाता था, उसको मिलाने में बहुत समय लगता था। एक-एक प्याली पर डंडी मार कर के और उसकी ध्वनि को मिलाता था कलाकार बजाने वाला अ, हारमोनियम से। और फिर जल तरंग जब बजता था, ऐसा मीठा सुंदर वाद्य होता है कि वैसा वाद्य उसकी जैसी ध्वनि फिर अन्य वाद्य की नहीं होती। अनोखी ध्वनि उसकी सौंदर्यमयी होती है और यह वाद्य प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो यह भी एक उसमें अर्थ लिया लिया जा सकता है। 12वीं कला उदकाघात है। इसमें छींटे मारना, छींटा-कशी, जल क्रीड़ा करते समय पानी छींटना। यह कला इसलिए है कि ज़्यादा ना किसी के ऊपर लग जाए कि वो परेशान हो जाए और खेल भी हो, आनंद भी हो। तो इसको भी सीखना चाहिए, सीखने की कलाएँ हैं कि कैसे पानी छींटा जाए। और जो राजा लोग ये सब जल क्रीड़ा करते थे, उसमें तो छींटा मारने का खेल सीखने की बात है। चित्रयोग तो दवाइयों के नुस्खे, दुर्लभ दवाइयों के नुस्खे, जंगलों में घूम-घूम करके और पता करे और कौन-सी औषधियाँ किस काम में आती हैं, उनके नुस्खे नोट करे, ये चित्रयोग है। यह तो विज्ञान से जुड़ी हुई कला है।
माल्य ग्रथन विकल्प, तरह तरह की मालाएं गूंथना, यह 14वीं। शेखरक आपीड़ योजन, यह 15वीं कला है। शेखरक और आपीड़क, आपीड़ तो जूड़ा है, तमिल शब्द उसके लिए संस्कृत में आता है, और शेखरक जूड़े के ऊपर जो फूलों से गुच्छा लगाया जाता है उसको शेखरक कहा गया है। इसका वर्णन प्राचीन कवियों ने खूब किया है। नागानंद में श्रीहर्ष ने वर्णन किया है इसका। और यशोधर बताते हैं कि जूड़ा गूंथने के बाद उसमें एक लकड़ी की काष्ठिका लगाना चाहिए, जो लकड़ी से बनी हुई पिन है। आजकल भी महिलाएं जैसे बालों में पिन लगाती हैं, प्लास्टिक की हो सकती है आजकल, और प्राचीन काल में लकड़ी की बनाई जाती थी, उसको काष्ठिका कहा गया है। और शेखरक केशों में सबसे ऊपर गूंथा जाता था कि उसको पर्वत के शिखर की आकृति जैसी दिखाई दे। पुरुषों का भी श्रृंगार यह शेखरक और आपीड़ से होता था, महिलाओं का भी होता था। 16वीं कला नेपथ्य प्रयोग है, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, फेशियल्स इसको कहते हैं। और वस्त्रालंकार से सजाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका यह अर्थ करते हैं। शुक्र नीति में तीसरे नंबर पर है नेपथ्य प्रयोग। और स्त्री पुंसो वस्त्रालंकार संधानम, स्त्री और पुरुष को कपड़े और गहने पहनाने की कला, यह इसका लक्षण किया गया है। 17वीं कला कर्णपत्र भंग है। कर्णपत्र कान का गहना है, और द्विवेदी जी कहते हैं कि यह हाथी दांत से बनाया जाता था। कर्णपत्र शब्द का प्रयोग कुंडल के अर्थ में बहुत मिलता ही है। 18वीं कला गंध युक्ति है, अंग्रेजी में जिसको परफ्यूमरी कहते हैं, इत्र फुलेल बनाना। ललित विस्तर की कला सूची में भी गंध युक्ति है, वो 46वें नंबर पर वहां है। प्रबंध कोश में गंधवाद नाम से इसका संग्रह किया गया है। 19वीं कला भूषण योजन है, गहने पहनाना, गहने बनाना। और नाट्यशास्त्र में अन्य ग्रंथों में कितने कितने प्रकार के गहने होते हैं, या नाट्यशास्त्र के 21वें अध्याय में जो आहार्याविनय अध्याय है, उसमें तो बड़ी विशद सूची है, और सैकड़ों गहनों के नाम गिना दिए हैं, और 4 वर्गों में बांटे हैं भरत मुनि ने। और यहाँ भी ये 4 वर्ग बताए हैं। अवेद्य अवेद्य होना चाहिए, जो छेद करके पहने जाने वाले होते हैं। निबंधनीय, जो बांधे जाने वाले होते हैं। आरोप्य, जो ये लटकाए जाने वाले होते हैं। भरत मुनि ने 4 प्रकार के बताए हैं, यहाँ ये 3 प्रकार के हैं। यशोधर ने 2 प्रकार के उनमें कर दिए हैं, संयोज्य और असंयोज्य। जो संयुक्त रहते हैं, अलग नहीं किए जाते, और असंयोज्य जो अलग नहीं किए जा सके, और संयोज्य जो ऊपर से पहने जाए, निकाले जा सके हैं। 20वीं कला इंद्रजाल या जादू है। और यशोधर कहते हैं कि सेना के आगे, सैनिकों के आगे, और मंदिरों में जो यात्रा आदि उत्सव होते थे, उनमें ये इंद्रजाल के प्रदर्शन होते थे। 21वीं कला कौचुमार योग है, वाजीकरण जिसको कहते हैं, एफ्रोडियाजियक, ऐसा कोई शब्द इसमें अंग्रेजी में इसके लिए आता है। वीर्यवर्धक जो नुस्खे हैं उनकी जानकारी, या कामसूत्र के 7वें अधिकरण में यह विषय बताया गया है। और आयुर्वेद का भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है। शक्तिवर्धक जितने योग हैं वे सभी इसमें आते हैं। और हस्तलाघव 22वीं कला है। हस्तलाघव का अर्थ हाथ की सफाई है, लेकिन काटना या इसमें हाथ की सफाई से आशय नहीं है। जिसको स्फूर्ति कहते हैं, उसके लिए हस्तलाघव है। स्मार्ट होना, फुर्ती से काम करना, तुरंत फुरत कोई काम कर सकना। शुक्र नीति में आशुकारित्व इसको कहा है, यही इसका अर्थ भी है। जल्दी से झटपट कोई काम निपटा देने की कला। इसके लिए बुद्धि भी चाहिए, कि किसी काम को हम बहुत सुस्ती से करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, सूझबूझ नहीं है, और सूझ यदि हम में है तो तुरंत हम निपटा देते हैं। ये 62वीं कला है शुक्र नीति सार में। 23वीं कला जो है विचित्र शाक यूष भक्ष विकार क्रिया। ये तो बड़ा संपन्न शास्त्र है हमारे यहाँ। शास्त्र बताए जाएंगे तो यह पाक शास्त्र हो जाएगा, और उसको जब गृहिणी या कोई शेफ होटल में बना करके दिखाएगा, या अपने प्रोफेशन के लिए, व्यवसाय के लिए उसका उपयोग करेगा, तो वह कला हो जाएगी। तो तरह तरह की सब्जियां, यूष लपसी को कहते हैं, और तरह तरह की भक्ष्य या खाने की चीजें, इनकी विशिष्ट जो रेसिपीज हैं, इनकी विशिष्ट जो प्रकार हैं, उनको जानना, यह 23वीं कला है। 24वीं कला पानक रस रागा सब योजन। पानक तो पने को कहते हैं, आम से पना, कच्चे आम से आजकल बनाया जाता है। प्राचीन काल में कई तरह से पना या पानक बनाया जाता था।
ते शरबत जैसी चीजें बनाना, ये 24वीं कला है। शुक्र नीति सार में मकरंदासवादीनाम मद्यादीनाम कृति, यह इसका लक्षण थोड़ा भिन्न किया है। और मकरंद जो फूलों के से आसव बनाया जाता है, उससे मद्य मदिरा वाइन्स आदि बनाना, यह कला इसमें बताई गई है। ये 8वें नंबर पर वहां पर है शुक्र नीति सार में। 25वीं कला सूचीवान कर्म है, सिलाई और बुनाई का काम। शुक्र नीति सार में कंचुकादीनाम सीवने विज्ञानम, अंगिया कंचुक आदि सीने की कला। इससे सिलाई और बुनाई दोनों प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्रचलित थी, क्योंकि कामसूत्र तो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले तक आ चुका था। तो उस काल में सिलाई बुनाई की कलाएं आ चुकी हैं। और यशोधर तो फिर विस्तार से व्याख्या करते हैं। वो 3 प्रकार के सुई का काम बताते हैं। सीवन तो सिलाई है, सीविंग, और ऊतन पैबंद को कहते हैं। विरचन जो अ, कशीदाकारी है, कथरी बिस्तर आदि बनाना, ये तीनों इसमें सूचीवान कर्म में आ जाते हैं। चुलाहे का काम भी, वीवर्स का काम भी इसमें आ जाता है। 26वीं कला सूत्र क्रीड़ा है, घर मंदिर आदि विशेष आकृतियां हाथों में लिए सूत से बना देना। ये सूत्र क्रीड़ा बड़ी विशिष्ट कला है कि धागों से कई कई तरह की आकृतियां, जैसे आजकल जो पेपर मेशी का काम है उसमें कागज से बना देते हैं, तो ये धागों से बना देना, ये बड़ी ललित कला है। और यशोधर कहते हैं कि कमलनाल आदि के धागे से ये किया जाने वाला चमत्कार है। शुक्र नीति में 33वीं और 34वीं कलाएं जो बताई गई हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। वो कहते हैं कि सूत्रादि रज्जु करण विज्ञानम, सूत और रस्सी बनाने का विज्ञान यह है इसमें है। अनेक तंतु संयोग ही पटबंध, अनेक तंतुओं के संयोग से जो कपड़ा बुना जाता है वह इसमें आता है। और 27वीं कला वीणा डमरुक वाद्यानी, वीणा और डमरू वाद्य बजाना, ये अ, वाद्य की कला है। तो इसलिए वाद्यम जो ऊपर आया है उसमें ऑर्केस्ट्रा से आशय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिया है, क्योंकि अलग अलग वाद्यों के लिए कला यहाँ पर अलग अलग बताई गई है। और वाद्य पहले आई है, वाद्यम नाम से कला। और 27वें क्रमांक पर वात्स्यायन ने वीणा और डमरू बजाने की कला को इसलिए अलग रखा है कि ये स्वतंत्र रूप से भी बजाए जा सकते हैं। शंकर डमरू अपना अलग से बजाते हैं, वीणा वादन स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए उसको स्वतंत्र कला मान लिया है। 28वीं कला पहेली का है, पहेली बूझना। 29वीं कला प्रतिमाला, अंत्याक्षरी, इसकी भी बड़ी संपन्न परंपरा हमारे यहाँ है, कई प्रकार इसके बताए हैं। 30वीं कला दुर्वाचक योग है, इसका अर्थ क्लिष्ट पुस्तक पाठ, जो कठिन पुस्तकें हैं, जिनमें गौड़ी रीति है, बड़े तुरुह शब्द हैं, लंबे समास हैं, उनको पढ़ जाना, ये इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। और पुस्तक वाचन भी इसका आशय लिया गया है। 31वीं कला, हाँ 31वीं कला पुस्तक वाचन है, किताब पढ़ के सुनाना है। ये तो कला है ही, सब लोग किताब इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं कि मन दूसरे का, सुनने वाले का लगा रहे। तो यह पुस्तक वाचन अपने आप में कला है। इससे तो नाट्य कला हमारी विकसित हुई है। ग्रंथिक आख्यान सुनाता है पुस्तक से, तो आख्यान सुनाने की कला, किस्सा गोई की कला आती है। जितने भी प्रवचनकार हैं, भागवत पुराण आदि पर प्रवचन करने वाले, वो इस कला का उपयोग करते हैं। 32वीं कला नाटक और आख्यायिका की प्रस्तुतियों का दर्शन, आख्यान की प्रस्तुतियों का दर्शन, ये कला इन्होंने मानी। कितना महत्वपूर्ण है कि अच्छा दर्शक होना अपने आप में एक कलात्मक बात है। सब अच्छे दर्शक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए दर्शक शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र नहीं करता है। प्रेक्षक शब्द का प्रयोग करता है, या सरदय या सामाजिक शब्द का प्रयोग करता है। प्रकृष्ट इच्छा जिसकी है, देखने की कला जो जानता है, वह प्रेक्षक है। तो दर्शक मतलब ऑन लुकर नहीं है, कोई तमाशबीन वह नहीं है। तमाशबीन ये ऑन लुकर में, और नाटक के प्रेक्षक सामाजिक सरदय में, कला के प्रेक्षक में अंतर है, इसलिए कला मानी गई। और 33वीं काव्य समस्या पूर्ति है, इसकी तो बड़ी संपन्न परंपरा है ही। 3 पंक्तियां दी हैं किसी श्लोक की, 3 चरण दिए हैं, चौथा चरण आप बनाइए। कितने कितने प्रसंग इस भोज प्रबंध आदि ग्रंथों में काव्य समस्या पूर्ति के आते हैं, कवि गोष्ठियों में यह होता है। 34वीं कला पट्टिका वान वेत्र विकल्प है, बांस की खपच्चियां, उनको पट्टिका कहते हैं। और ये थाट्स
बनाना, तरह तरह के आसन उनसे बांस से बनाना, ये इस कला में शामिल है। 35वीं कला तक्षक कर्म है, धातु के पात्र आदि की घिसाई। और ये जो कसेरे होते थे, उनकी कला है। कांस्यकार उनको कहते हैं संस्कृत में। सोना चांदी के गहने बर्तनों पर किया जाने वाला काम यह है, ऐसा द्विवेदी जी बताते हैं। और कामसूत्र के एक अन्य पाठ में, जिसकी ओर द्विवेदी जी ने ध्यान नहीं दिया है, तक्षक कर्म के स्थान पर तर्कु कर्म यह पाठ मिलता है। तर्कु तकली को कहते हैं, तो तकली का काम फिर वहां अर्थ हो जाएगा उस पाठ में। तक्षण तो बढ़ई का काम, यह 36वीं कला है। 37वीं वास्तु विद्या है, गृह निर्माण कला, यह हो जाएगा आर्किटेक्चर और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगी। 38वीं कला रूप्य परीक्षा है, रूप्य चांदी को कहते हैं। और द्विवेदी जी की व्याख्या के अनुसार मणियों और रत्नों की परीक्षा इसमें की जाती है। शुक्र नीति में 35वें से 39वें क्रम तक जो कलाएं बताई गई हैं, उनमें ये रूप्य परीक्षा शामिल हो जाती है। रत्नानाम वेदादि सदसद ज्ञानम, हीरों को बींधना और हीरों की पहचान, जौहरी का काम, वह भी इन्होंने मान लिया इसी में। स्वर्णादि नाम यथार्थ विज्ञानम, सोने की परख, कृत्रिम स्वर्ण रत्नादि क्रिया ज्ञानम, नकली सोना और नकली रत्न इनकी बनाने की कला। और स्वर्णाद्य अलंकार कृति, सोने के जेवर बनाना। और लेपादि सत्कृति, सोने पर पानी चढ़ाना। ये इतनी कलाएं उन्होंने अलग अलग फिर बता दी हैं। इसमें शुक्र नीति में चूंकि वर्गीकरण और भी अधिक व्यवस्थित किया है, तो उन्होंने 35वें से 39वें क्रमांक तक फिर इतनी कलाएं रूपी परीक्षा के स्थान पर कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। 39वीं कला धातुवाद या धातु विज्ञान है। शुक्र नीति में 11वें क्रम पर यह कला है। पाषाण धात्वादि द्रुति भस्म करणम, पत्थर जो हीरे आदि हैं और धातुओं को गलाकर भस्म बनाना, ये आयुर्वेद में भी बनाई जाती है। आयुर्वेद से भी संबंधित अनेक कलाएं हैं। शुक्र नीति में 14वें 15वें 16वें नंबर पर धात्वौषधि नाम संयोगक क्रिया ज्ञानम, धातुओं से रसायन बनाना। धातु सांकर्य पार्थक्य करणम, धातुओं का मिश्रण और पृथक्करण। धात्वादीनाम संयोगापूर्व ज्ञानम, धातुओं को मिलाकर नई वस्तुएं बनाना। ये कलाएं अलग अलग बताई गई हैं। तो प्रबंध कोश में धातु कर्म नाम से कला बताई गई है। प्रबंध कोश जैन परंपरा का ग्रंथ है। 40वीं कला मणि रागा कर ज्ञान है, मणियों की रंगाई और इनसे इनके खदानों की पहचान। ये मणि राग आकर खदान को कहते हैं। तो हीरों की खदानों की पहचान होना, कहाँ निकलेंगे हीरे, इसकी पहचान होना, यह भी कला है। विज्ञान है, विज्ञान से संबंधित अनेक कलाएं 64 कलाओं में परिगणित हैं। वृक्षायुर्वेद तो हॉर्टिकल्चर वनस्पति विज्ञान है। इसकी बड़ी संपन्न परंपरा है और अनेक ग्रंथ इस पर मिलते हैं। शार्ंगधर पद्धति में वृक्षायुर्वेद पर पूरा प्रकरण है। अन्य भी अनेक ग्रंथ मिलते हैं। यशोधर के अनुसार 4 वृक्षायुर्वेद के अंग हैं। रोपण, रोपना। पुष्टि मतलब उस पौधे को बढ़ाना। चिकित्सा, उसमें यदि कोई कीड़ा लग गया है तो उसकी चिकित्सा करना, इलाज करना। और वैचित्र्य, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना। एक फूल के पौधे में कई फूल खिलाना, एक आम के पेड़ में कई प्रजातियों के आम लगा देना। जैसे एक पद्मश्री कलीमुद्दीन है, उन्होंने एक ही आम के पेड़ पर 500 आम की किस्में लगा दी। पूरा जीवन 80 वर्ष का उन्होंने इसमें लगाया कि हर एक डाल में जो आम की 500 किस्में हैं, अलग अलग तरह की किस्में मैं लगा दूंगा। कैसी अद्भुत कला इन लोगों के पास है। तो यह प्रबंध कोश में इसको वृक्ष चिकित्सा का नाम दिया गया है। 42वीं कला मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। भेड़ होना चाहिए। जो भेड़ है, गड्डुली का, गड्डारी का, और मुर्गे और तीतर, इनकी लड़ाई कराना। यह कला इसलिए है कि मनोरंजन का साधन है। यह प्राचीन काल में दंडी ने दशकुमार चरित में वर्णन किया है तीतरों की लड़ाई का। और उनको पालना और उनको लड़ने का अभ्यास करना कराना। और इतना ज्यादा उत्तेजित होकर के ना एक दूसरे पर हमला करें कि मार डालें, कहाँ उनको रोका जाए, कहाँ अलग किया जाए, ये उनकी ट्रेनिंग देने की कला है। शुक सारी का प्रलापन, तोता और मैना से बोल बुलवाना, उनको सिखाना। और जब चाहे जब हम उनसे वो कहलवा सके कि क्या हम उनसे कहलवाना चाह रहे हैं। राम राम कहलवाना है किस वक्त, कब, किस वक्त, और कुछ सुंदर वचन कहलवाना है, यह कला है। और ललित विस्तार में इससे मिलती जुलती दूसरी कला है मृग पक्षी रुतम, 19वें नंबर पर वहां है। और अलग अलग जंतुओं की और पक्षियों की जो बोलियां हैं, उनकी पहचान होना।
कि उनसे क्या संकेत मिल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये चिड़िया कूक करके इस समय क्या बता रही है, भूकंप आने वाला है या कोई सूचना ये दे रही है। यह भी बड़ी विज्ञान एक तरह से है, उसकी कला है। 44वीं कला उत्साधने संवाहने केशमर्दने कुशलता। उत्साधन संवाहन और मर्दन या मालिश, इनमें कुशलता होना। उत्साधन तो पैरों में नीचे से ऊपर की ओर मालिश करना, संवाहन थपथपा करके मसाजिंग करना, और मर्दन तो मालिश का रूप है ही। तो इस प्रकार से अ, और केशों में हाथों से तेल लगाने की कला केशमर्दन कहलाती है। 45वीं कला अक्षर मुष्टिका कथन है। यह भी प्राचीन काल में बड़ा पसंद का मनोरंजन था। शिक्षित समाज में सांकेतिक अक्षर बता दिए जाएं या कोई कूट भाषा, उसमें सांकेतिक अक्षर है, उनके कोड डिकोडिंग करना, उनका अक्षर बताना। अक्षराणाम मुष्टिरिव, कई अक्षरों को मिला करके और एक कोड वर्ड बना दिया गया, उसको मुष्टि कहा है। उस अक्षर मुष्टिका की मुट्ठी खोलना, कोड को डिकोड करना, यह आशय है। और यशोधर ने कहा है कि ये दो प्रकार की है, साभाषा और निराभाषा। तो यह जिसमें कि कोड का संकेत दे दिया जाएगा कि कैसे खुलेगा, तो साभाषा होगी। और निराभाषा, उसमें आपको खुद ही बुद्धि लगाना पड़ेगी कि कैसे खुलेगी। उन्होंने यशोधर ने आचार्य रविगुप्त, जो कि अच्छे बड़े कवि हैं 8वीं शताब्दी के, और इनके अनेक सुभाषित मिलते हैं, और विजयपाल शास्त्री ने इनके सुभाषितों का, नीति के श्लोकों का सुंदर संकलन संपादित किया है। उनका चंद्र प्रभा विजय काव्य है, उससे यशोधर ने यह श्लोक उद्धृत किया है। मैं व्र क सिंह क तू व्र ध म कुम मी मू ध पांसु क पांसु श क निध काव्या फा चैवैचेश आश्राभा आकामा फौ फा चैव। अब ये ध्यान से पढ़ा जाए तो संकेत समझ में आ जाएगा कि पहली पंक्ति में राशियों के अक्षर हैं, पहले मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इत्यादि इत्यादि। और दूसरी पंक्ति में 12 महीनों के नाम हैं, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्रपद इत्यादि। यह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भाजपा कह देते हैं, उसी प्रकार से हम ये प्रथमाक्षर लेकर के अलग अलग संज्ञाओं के ये कूट शब्द बना लेते हैं। 46वीं कला म्लेच्छित विकल्प है कूट भाषा का बोध। और म्लेच्छों की भाषाओं का उपयोग कूट भाषा के रूप में करते थे। ग्रीक लोगों की भाषा को भी म्लेच्छ भाषा कहते थे, और ग्रीक पहले आ चुके थे, महाभारत काल में उनकी उपस्थिति का वर्णन है। तो विदुर आदि ने ग्रीक भाषा को सीख लिया था, ऐसा प्रतीत होता है। युधिष्ठिर को कई बार वो जो संकेत देते हैं वो म्लेच्छ भाषा में देते हैं। युधिष्ठिर और विदुर केवल समझते हैं, और कोई नहीं जानता। ये समीक्षित पाठ संस्करण में यह प्रसंग मुझे नहीं मिला, पर अन्य संस्करणों में है कि विदुर ने म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को संकेत दिया कि जो तुमको लाक्षागृह में ले जा रहा है दुर्योधन, जहाँ ठहराया गया है, वहां तुम्हारे लिए खतरा है। विदुर बहुत ध्यान रखते हैं युधिष्ठिर का, पांडवों का। उसका एक अलग कारण है, उस पर कभी चर्चा बाद में करूंगा। 47वीं कला देश भाषाओं का ज्ञान है, देश भाषा ज्ञान। 48वीं कला पुष्प शकटिका है, फूलों से गाड़ी घोड़े आदि बनाना। और उसके बाद 48वीं के बाद 49वीं कला, यह जो है निमित्त शकुन का ज्ञान है। 50वीं यंत्र मात्रिका है, ऑटोमेटिक मशीनें बनाना जो स्वचालित हों, इसकी कला पहले थी। बोझ ने तो यंत्र नाम यंत्र पर ग्रंथ लिखा है, और अन्य भी ग्रंथ मिलते हैं। तो सजीव और निर्जीव दो प्रकार की मशीनें यशोधर ने इसकी टीका में बताई हैं। विश्वकर्मा इसके आद्य गुरु हैं, ऐसा यशोधर अर्थ करते हैं। धारण मात्रिका बड़ी सुंदर कला है, और इसका बड़ा विकास अवधान विद्या के रूप में हुआ है। और अवधान कला का प्रदर्शन अभी भी कई लोग करते हैं। शतावधानी आर गणेश हैं हमारे बीच में। तो ये उस प्रकार की यह कला है। और धारण मात्रिका 51वीं कला है। उसके पश्चात 52वीं कला जो है संपाठ्य है, सामूहिक पाठ, किसी ग्रंथ को मिलकर के पढ़ना। मानसी काव्य क्रिया 53वीं है, समस्या पूर्ति ही इसका अर्थ किया है, लेकिन अपने मन में समस्या बनाना और समस्या पूर्ति करना, ये दो अलग अलग कलाएं अलग अलग स्थानों पर इसलिए दी हैं। और
53वें नंबर पर यह हो गई। उसके पश्चात 54वें नंबर पर आती है विधान कोश, लेक्सिकोग्राफी जिसको कहते हैं, कोश कला, कोश बनाने की कला। 55वां छंदों का ज्ञान, छंदो ज्ञानम, यह बड़ा संपन्न हमारे यहाँ शास्त्र है, पिंगल से जुड़ा हुआ। 56वीं कला क्रियाकल्प, अलंकार शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, लिटरेरी थ्योरी, उसका ज्ञान होना। ललित विस्तार में यही नाम लिया है, लेकिन 72वें नंबर पर है। 57वीं कला छलितक योग है, बहुरूपीय की कला है। बहुरूपीय पहले मैंने बचपन में खूब देखे, हमारे गाँव में खूब आते थे, तरह-तरह के रूप धर कर के आते थे और होली, दिवाली इन तिथियों पर आते थे, त्योहार के दिनों पर आते थे, वही उनकी रोजी-रोटी थी। अब यह कला बहुत लुप्त सी हो गई है, महाराष्ट्र में कहीं-कहीं अब यह जीवित है। नाट्य रूप में भी बहुरूपिया लोग करते हैं, यह एक छलितक नाम इसीलिए दिया है कि छलितक एक नाट्य उपरूपकों में शास्त्र में बताया गया है और मालविका जो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, उसमें छलितक नृत्य करती है। उसमें वंचना रहती है। एक छद्म से दूसरा अर्थ बताया जाता है छिपा करके। मालविका उसमें यही करती है नृत्य में कि एक अर्थ अग्निमित्र के लिए छिपाकर बता रही है और एक शर्मिष्ठा की कृति है, शर्मिष्ठा के लिए अर्थ है। इसलिए उसको छलितक नृत्य कहा है। 58वीं कला वस्त्र गोपन है। पहनाने की कला, पहन कपड़े इस तरह से पहनाए जाएँ कि मोटा आदमी दुबला लगे, दुबला आदमी हृष्ट-पुष्ट लगे, लंबा आदमी छोटा लगे और छोटा आदमी लंबा दिखाई दे। यह जो नाटक में भी इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, वेशभूषा को पहनाने की कला। 59वीं कला द्यूत विशेष है, जुआ खेलने की कला, यह भी इसमें है और इसका आशय यह है कि द्यूत से मिलती-जुलती अनेक क्रीड़ाएँ, इसमें प्राचीन काल में ताश से मिलती-जुलती कला गंजीफा, पर गंजीफा खेलनम, यह एक कवि ने ग्रंथ लिखा है और अ, ये जो पाँसे की क्रीड़ा है, आकर्ष पट्टिका उसको कहा है, यह भी इसी में आकर्ष क्रीड़ा तो आगे बताया है। तो इस तरह की अनेक क्रीड़ाएँ हैं। 60वीं कला जो है आकर्ष क्रीड़ा है, पाँसे का खेल। 61वीं कला बाल क्रीडनक है, बच्चों के खिलौने बनाना। 62वीं वैनयिकी या शिष्टाचार की कला है। 63वीं वैजेयिकी सामरिक शास्त्र की कला है। 64वीं कला व्यायाम की कला है और शुक्र नीति में इसके स्थान पर निशानेबाजी, कुश्ती और यंत्र के द्वारा शस्त्रों का संचालन और ड्रम्स पर, बाजों पर व्यूह बनाना, जैसे कि एनसीसी की परेड में, मिलिट्री की परेड में होता है, 26 जनवरी की परेड में होता है और हाथी घोड़े आदि के द्वारा युद्ध। इतनी कलाएँ शुक्र नीति में इसमें उन्होंने जोड़ दी हैं और ललित विस्तर में निशानेबाजी को अक्षुण्ण वेदित्वम कहा है, अचूक निशाना होना। तो इस प्रकार से ये 64 कलाओं की सूची है, जो कामसूत्र के अनुसार मैंने बताई है। आगे इस पर अन्य ग्रंथों में जो कलाओं का विचार है, उस पर मैं चर्चा यथास्थान करता रहूँगा। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।